दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट परीक्षा के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य ज्ञान के पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी खंड, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न टॉपिक्स जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेट परीक्षा सामान्य ज्ञान के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर विशेष अध्ययन सामग्री। दोस्तों इस अध्ययन सामग्री को जो भारतीय अर्थव्यवस्था पे है हम वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत करेंगे। देखिए, पहला जो तथ्य है आपके लिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि उत्पादन पर स्वामित्व के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 रूपों में किया जाता है। कौन कौन से? तो दोस्तों उत्पादन पर या उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था का 3 रूपों में वर्गीकरण किया जाता है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी और उत्पादन के साधनों पर जो है पूंजीपति का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का स्वामित्व होता है उत्पादन के साधनों पर, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व रहता है। अगला है दोस्तों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आप जानते हैं कि इनको इकोनॉमी का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। दोस्तों एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस का पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस है, और एडम स्मिथ की ये पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, आप ये जानते हैं। और एडम स्मिथ अर्थशास्त्र में हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे। इनका मानना था कि राज्य को व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दोस्तों भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के हृदय का जो है उनका एक तरह से उनके हृदय की भावनाएं रही हैं, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और इस प्रस्तावना में भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। दोस्तों स्वतंत्रता के उपरांत भारत ने विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आप जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? आर्थिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो होता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कुछ उद्योग या कुछ आर्थिक क्रियाकलापों पर जो है निजी क्षेत्र में रहते हैं, और कई सारे महत्वपूर्ण उद्योग जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में जो है कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर व्यक्ति यानी पूंजीपति का नियंत्रण होता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जैसा कि आप जानते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी यानी व्यक्ति का और सार्वजनिक यानी सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। अगला है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे है? तो उत्तर है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.M. कीन्स यानी जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए कई प्रकार की निजी संस्थाएं, अंबानी, अडानी, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, ये सब निजी क्षेत्र की हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो हैं सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की
जो है ये आर्थिक संस्थाएं भी यहाँ पर अस्तित्व में हैं। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बारे में आप जानते होंगे। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कृषि और कृषि से संबंधित जैसे मत्स्यिकी, वानिकी, ये सारी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों को शामिल किया जाता है। और तृतीयक क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि सेवाओं को शामिल किया जाता है। देखिए, यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र को सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि आर्थिक समृद्धि या आर्थिक जो है समृद्धि या वृद्धि की माप के लिए कौन सा उपयुक्त माप पद्धति है? तो उत्तर है दोस्तों, आर्थिक समृद्धि के माप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम को लिया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है या गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में राष्ट्रीय आय की गणना और आकलन का कार्य करता है। दोस्तों, हिंदू वृद्धि दर क्या है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है, प्रोफेसर राजकृष्ण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया था। तो प्रश्न भी पूछता है, हिंदू वृद्धि दर का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने। और भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विभिन्न क्रांतियां जो हैं कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद से है। श्वेत क्रांति का संबंध आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। और गोल और लाल क्रांति, आपको बताना है कि गोल क्रांति और लाल क्रांति का संबंध किस उत्पादन के या किन चीज़ों के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक, अगर जो भारत के संदर्भ में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए तो राज्यों में केरल का प्रथम स्थान आता है। तो मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। और मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि मानव निर्धनता सूचकांक कब मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया? तो वर्ष 1997 में। देखिए, सेवा क्षेत्र भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। यद्यपि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक लोग संलग्न हैं कृषि और प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन सेवा क्षेत्र जिसको कि तृतीयक सेक्टर कहा जाता है या टर्शियरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र, इसमें भारत के घरेलू उत्पाद में ये सर्वाधिक अंशदान करता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, देखिए दोस्तों, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है या उसका विकास होता है, वैसे वैसे GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्रक सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। और सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक किस राष्ट्र ने चुना है? तो ये है भूटान। दोस्तों, भूटान जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद को नहीं बल्कि अपने प्रगति का सूचक सकल राष्ट्रीय सुख या सकल राष्ट्रीय खुशी को मानता है। अगला है दोस्तों, मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन राज्यों में सर्वप्रथम कब या किस राज्य ने किया था? तो मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था। मानव विकास सूचकांक दोस्तों, जिसको आप ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इंडेक्स HDI कहते हैं, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। अगर जो अर्थव्यवस्था के विकसित, विकासशील, अल्प विकसित आधार पर देखा जाए तो भारत एक विकासशील यानी डेवलपिंग इकोनॉमी वाला देश माना जाता है। और बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी से आशय
ऐसी अर्थव्यवस्था से होता है जिसमें आयात और निर्यात बंद होते हैं, यानी आयात और निर्यात नहीं होते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। फिरोजाबाद के बारे में पूछा जाता है कि ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है। ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसको सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, भारत में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये है कर्नाटक। और देश में चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य ये आपका असम है दोस्तों। देखिए एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी को शॉर्ट में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को शॉर्ट में एलपीजी कहा जाता है। और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के विकास का मॉडल भारत में कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 1991 में शुरू किया गया था। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? कभी कभी पूछा है। तो ये रैंड है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। और एनजीओ का आशय या एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये है गैर सरकारी संगठन, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गैर सरकारी संगठन जिसको एनजीओ कहा जाता है, ये गैर लाभकारी संगठन होते हैं जो नागरिक समाज के हित में काम करते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज। दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजमार्गों के विकास के लिए जो है एक परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज का अर्थ देश के चारों हिस्सों में जो हमारे बड़े महानगर हैं, जम्मू कश्मीर, गुजरात और देखिए इधर नीचे तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में पूर्व में बंगाल को लिया जाए तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है स्वर्णिम चतुर्भुज, ये राजमार्गों के विकास से संबंधित परियोजना है जिसमें देश को स्वर्णिम चतुर्भुज के माध्यम से जोड़ना था। अगला है दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। आधुनिक भारत के मंदिर इसलिए क्योंकि बड़े बांध जो हैं बहुउद्देशीय होते हैं और इसी कारण उनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कही जाती हैं। जैसे हीराकुंड बांध महानदी पर है या सतलज भाखड़ा नंगल डैम जो है, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं क्योंकि इनसे सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों का कार्य किया जाता है। और बड़े बड़े बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। दोस्तों भारत में विद्युत उत्पादन में यदि उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा देखा जाए किसका है, तो भारत के विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा जो है थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर एनर्जी जो कि कोयले और गैस आदि आधारित ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न होती है। तो थर्मल ऊर्जा भारत के विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। और रक्षा मंत्रालय के लिए बजट, दोस्तों रक्षा मंत्रालय के लिए जो बजट होता है उसको भी केंद्रीय वित्त मंत्री ही पेश करता है, रक्षा मंत्री नहीं। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाइएगा कि यदि रक्षा मंत्रालय के लिए कोई बजट है तो उसको भी केंद्रीय वित्त मंत्री ही पेश करता है, अलग से रक्षा मंत्री नहीं। दोस्तों DOT आप जानते हैं जिसमें .com या .net जैसे यूज होता है। तो डाट जो है भारत के आंचलिक भाषा में तथ्य प्रदान करने के लिए हाल में प्रारंभ किया गया एक डोमेन या वेब पता है। जस्ट डू इट, ये क्या है दोस्तों? जस्ट डू इट नाइक की मशहूर पंचलाइन है और कंपनी की कमाई या लाभ का भाग जिसका भुगतान शेयरधारकों को किया जाता है उसको लाभांश कहा जाता है। तो लाभांश किसे कहते हैं दोस्तों? कंपनी की कमाई या लाभ का भाग जिसका भुगतान शेयरधारकों को किया जाता है उसको लाभांश कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 1980 से 85, दोस्तों वर्ष 1980 से 85 की अवधि में 6वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। और एक प्रश्न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI केंद्र सरकार या भारत सरकार की ओर से मुद्रा नोटों का निर्गमन करने का कार्य करता है। संपदा कर या संपत्ति कर कैसा है? तो संपत्ति कर एक डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। और दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक SBI ये भारत का पहला बैंक था जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली है। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक पहला बैंक है जिसने चीन में अपनी पहली शाखा खोली है। अगला जो तथ्य है आपके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कई बार पूछा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था।
दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 1969 से लीड बैंकिंग योजना शुरू की थी। और स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग पूछा जाता है किसके लिए किया जाता है, तो स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चेक के प्रत्येक पन्ने में IFSC और MICR कोड का होना आवश्यक है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के दिशा निर्देश या गाइडलाइंस के अनुसार जो चेक होता है उसके प्रत्येक पन्ने में IFSC और MICR कोड का होना आवश्यक है। IFSC कोड क्या है, MICR क्या होता है, तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मनीला फिलीपींस में है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट, दोस्तों राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है, कुल प्राप्तियों से खर्च को घटाना राजकोषीय घाटा कहलाता है। कारपोरेट टैक्स कैसा है, तो दोस्तों कारपोरेट टैक्स जो है ये प्रत्यक्ष कर का एक रूप होता है। और ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स के स्वामित्व में है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर अब टाटा मोटर्स के स्वामित्व में आ गई है क्योंकि टाटा ने उसका अधिग्रहण कर लिया है। यूरो क्या है, तो दोस्तों यूरो वर्तमान में 19 यूरोपियन देशों की आधिकारिक मुद्रा है जो लोग यूरो ग्रुप में शामिल हुए हैं। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र को रूस के सहयोग से निर्मित किया गया है। और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में स्थित है। कटक में ही दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी हुआ था। अगला प्रश्न है हरित क्रांति की सफलता उच्च उत्पादन किस्म के बीज, पर्याप्त सिंचाई की सुविधा और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धि पर आधारित है। हम जिसे हरित क्रांति कहते हैं दोस्तों, हरित क्रांति से कई प्रकार की फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन हरित क्रांति की सफलता में उच्च उत्पादन किस्म के बीज, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की जो है अधिकतम प्रयोग या कीटनाशकों का प्रयोग, इस पर हरित क्रांति की सफलता में महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पर देखिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों, फलों को उगाने की कृषि को हार्टिकल्चर कहा जाता है। दोस्तों क्यूबा को दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादक राज्य गुजरात है। और सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन है, तो ये है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा की गई थी। अगला है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर का वर्गीकरण उद्यमों के स्वामित्व यानी ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज के आधार पर किया जाता है। जो क्षेत्र सरकार के स्वामित्व में होता है जिसका वो जो है सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। और निजी व्यक्ति या पूंजीपति के स्वामित्व में आने वाले जो कंपनियां हैं या इंटरप्राइजेज हैं उनको प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। स्वयं सिद्धा क्या है दोस्तों, स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसने भारत सरकार ने केवल महिलाओं की मदद के लिए वर्ष 2001 में शुरू किया था। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या है, तो दोस्तों ऐसा उद्योग जिसमें अधिक लोगों को नियोजित किया जा सकता है वो उसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कहा जाता है। BPO क्या है दोस्तों, BPO जिसको कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का संक्षिप्त नाम BPO होता है। और देखिए पोस्को कंपनी के बारे में आप जानते होंगे, इसका नाम पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी है। पोस्को मूलतः दक्षिण कोरिया की कंपनी है।
अगला है राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम यानी नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य बहुत ही निर्धन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना है। तो दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम है। मनरेगा का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों मनरेगा, जिसको हम शॉर्ट में नरेगा या बाद में उसको मनरेगा नाम दिया गया है, इसका पूरा रूप या विस्तारित रूप है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो रीवा मध्य प्रदेश में है, याद कर लीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो है प्रोजेक्ट रीवा मध्य प्रदेश में है। साउथ इंडियन बैंक भारत में एक प्राइवेट बैंक है। साउथ इंडियन बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं बल्कि प्राइवेट बैंक है। और व्यापार किसे कहा जाता है? ट्रेड। दोस्तों लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय या विक्रय को व्यापार कहा जाता है। लोक वितरण प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो सरकार नियंत्रित राशन की दुकानों के द्वारा वितरण की किस्म को लोक वितरण प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहा जाता है। दोस्तों वस्त्र उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत का। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग है। स्कॉर्पियो कंपनी महिंद्रा मोटर से संबंधित है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए रायपुर, इंदौर, शिलांग और पुणे में से अगर जो कहा जाए तो पुणे में आपके IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान नहीं है, जबकि रायपुर, इंदौर और शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना हुई है। PVR दोस्तों PVR जो है ये कंपनी क्या है? तो PVR एक निजी कंपनी है जो कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा सेवा प्रदान कर रही है। एक बार परीक्षा में पूछा गया है PVR का फुल फॉर्म क्या है? तो याद कर लीजिए प्रिया विलेज रोड शो PVR। दोस्तों प्रिया विलेज रोड शो PVR का फुल फॉर्म है, जो कि एक निजी कंपनी मल्टीप्लेक्स सिनेमा सेवा प्रदान करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक या टर्शियरी सेक्टर का GDP में सर्वाधिक योगदान है। और आपने पढ़ा है कि कोई क्षेत्र या किसी भी अर्थव्यवस्था का जब विकास होता है तो उसके सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ने लगता है। बैंकिंग क्षेत्र में NPA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है बैंकिंग क्षेत्र में NPA का पूर्ण रूप है। भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। दोस्तों 1 रुपये का नोट और सभी सिक्कों पर भारत सरकार की देयता होती है और ये रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। दोस्तों 2 रुपये और उससे अधिक के नोटों पर निर्गमन और दायित्व RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। RBI का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों RBI का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता यानी कोलकाता में था, जो 1937 में मुंबई स्थानांतरित हो गया था। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? शशिकांत दास हैं। और RBI को दोस्तों बैंकर्स ऑफ बैंक यानी बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है सेबी। सेबी जो है भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करती है। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में BSE कहा जाता है, BSE जो है एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। दोस्तों भारतीय रुपये को मार्च 1994 में चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था। और मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय संसद ने 19 जून 1956, ये तिथि याद रख लीजिएगा, 19 जून 1956 को भारतीय जीवन बीमा विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत 1 सितंबर 1926 को भारतीय जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए इंश्योरेंस नियमन और बीमा विकास प्राधिकरण यानी IRDA का गठन किया है। तो बीमा विनिमय और विकास प्राधिकरण IRDA जो है, इसका गठन बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किया गया है। IRDA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है और इसकी स्थापना संसद के अधिनियम 1999 के द्वारा की गई थी।
अगला है कि 2004 से ट्राई को देश में प्रसारण और केबल टेलीविज़न नेटवर्कों को नियमित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। और दोस्तों ट्राई क्या है, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई, इसके अध्यक्ष डॉक्टर पी.डी. बघेला हैं वर्तमान में। भारत के नागरिकों के लिए बचत बैंक खाता खोलना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो देखिए, भारत के नागरिकों के लिए जो बचत बैंक खाता खोलना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं, बल्कि जो हमारे वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक होते हैं वो रिजर्व बैंक के नहीं बल्कि अपने यहाँ खाता खोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अति बहुल मानव संसाधन किस क्षेत्र में है, तो असंगठित क्षेत्र में अल्प कुशल श्रमिक हैं। भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि नहीं है और भारत में वार्षिक अर्थसंकल्प का संवैधानिक नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण है। दोस्तों भारत में जिसको हम बजट कहते हैं, उसका जो हमारा अधिकृत नाम है वो है AFS यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। चावल, कपास, मक्का और जौ, दोस्तों इन फसलों में से देखिए जौ खरीफ की फसल नहीं है। और महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है। बागान कृषि का एक उदाहरण काफ़ी या कहवा उत्पादन है। बांग्लादेश का ढाका जो है जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड राज्य में स्थित है। और रिलायंस उद्योग की स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी। दोस्तों RIM द्वारा मोबाइल सेट ब्लैकबेरी का निर्माण किया जाता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था या गांधीयन इकोनॉमी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये ट्रस्टीशिप या न्यासिता के सिद्धांत पर आधारित था। दोस्तों राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड भारत की जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। और उत्पाद शुल्क क्या है, तो ये सामान के उत्पादन पर वसूल किया जाता है। घाटा वित्त पोषण का अर्थ क्या है, तो सरकार RBI से जब कर्ज लेती है तो इसको घाटा वित्त पोषण कहा जाता है। और UTI बैंक, जो देखिए UTI बैंक का वर्तमान में एक्सिस बैंक नाम हो गया है। पूर्व सोवियत संघ के साथ मिलकर बोकारो और भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र लगाए गए थे और ये दोनों इस्पात संयंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में औद्योगिकरण के विकास की दिशा में। दोस्तों 2017-18 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में ही शामिल कर लिया गया है, इसलिए वर्ष 2017 से रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों WTO या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है, सेबी दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का पूर्ण रूप है। IRCTC जो है ये वेबसाइट पे आप जाते हैं रेलवे टिकटों की बुकिंग के लिए। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC का फुल फॉर्म है। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य मुख्यतः किस ऊर्जा संसाधन पर निर्भर है, तो पश्चिम बंगाल राज्य मुख्यतः ताप शक्ति यानी थर्मल पावर पर निर्भर है। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो ये मुंबई में स्थापित हुई। और अर्थशास्त्र में उपयोगिता यानी यूटिलिटी का तात्पर्य वह क्षमता है जो मानव इच्छा को संतुष्ट करे। भारत की लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो दोस्तों रेड रिवॉल्यूशन मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन दोनों से है। भारत में दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम रेलवे है जिसमें सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का कार्य क्या है, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कार्य है वो है देखिए देशों के भुगतान संतुलन समस्या को सुलझाने में सहायता करना। म्यूचुअल फंड व्यवसाय जो होता है इसमें SIP का अर्थ क्या होता है, तो SIP का अर्थ होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओपेक का पूरा नाम क्या है, दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछता है। यस बैंक दोस्तों ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है बल्कि निजी क्षेत्र का बैंक है। और भारत में प्रथम सफल वस्त्र कारखाना 1854 में बंबई में स्थापित किया गया था। अर्थशास्त्र में मार्केट या बाजार का अर्थ क्या है, तो बाजार का अर्थ होता है विनिमय का केंद्रीय स्थान। संतुलन कीमत किसे कहते हैं, दोस्तों संतुलन कीमत वह है जिस कीमत पर मांग और पूर्ति बराबर होती है।
भारतीय रेलवे को अधिकतम राजस्व किससे मिलता है? तो ये माल ढुलाई के भाड़े से भारतीय रेलवे को अधिकतम राजस्व मिलता है। हिंदू वृद्धि दर, दोस्तों हिंदू वृद्धि दर जीडीपी की वृद्धि दर को व्यक्त करता है, ये आपको जान लेना चाहिए। और हिंदू वृद्धि दर के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण हिंदू वृद्धि दर के प्रतिपादक रहे। हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र या जिंक प्लांट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र या जिंक प्लांट विशाखापट्टनम में स्थित है। और भारत में सर्वाधिक लोग जो हैं किस सेक्टर में कार्यरत हैं? तो भारत में कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। बिक्री कर, दोस्तों सेल्स टैक्स या बिक्री कर भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन अब ये प्रश्न अप्रासंगिक इसलिए हो गया क्योंकि बिक्री कर और राज्यों के जो कर होते थे वैट आधारित, उन सभी को समाप्त करके एक कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ला दिया गया है। एलजी दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ्स गुड, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी दक्षिण कोरिया की है। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, ये मूल्यों में वृद्धि की दर होती है। और डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला था? तो 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया था। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्राओं की तुलना में मुद्रा के मूल्य में कमी होना मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। मुद्रा का सीमित अवमूल्यन बुनियादी तौर पर किसके लिए सहायक होता है? तो दोस्तों मुद्रा का जो सीमित अवमूल्यन है ये बुनियादी तौर पर निर्यात में सहायक होता है। मांग नियम या लॉ ऑफ डिमांड, इसके अनुसार कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी होती है। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीयकरण होने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? दोस्तों राष्ट्रीयकरण से पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का नाम जो है ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। अगला है कि सिक्कों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें हैं, कहाँ कहाँ? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो याद कर लीजिए, सिक्कों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित हैं। यहाँ पर देखिए 2 रुपये और इससे ऊपर मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी नोटों का निर्गमन जो है भारतीय रिजर्व बैंक करता है और उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 या 2 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 रुपये का जो है 1 रुपये का जो सिक्का या नोट है इसका निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से मापी जाती है, तो ये आप याद रखिएगा, मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से मापी जाती है। दोस्तों बैंक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वैधानिक तरलता अनुपात या स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेट क्या होता है? दोस्तों बैंकों को अपनी नकदी और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना आवश्यक होता है जिसको वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के करेंसी नोट पर। 2 रुपये और उसके ऊपर के नोट पे आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों भारतीय मुद्रा या भारत विश्व का 5वां ऐसा देश है जिसकी मुद्रा को एक चिन्ह मिला है जिसको कि आर जो है सपोर्टिंग में इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। डॉलर, एन और जो पाउंड है स्टर्लिंग पाउंड, इन सब की तरह भारतीय मुद्रा का भी एक प्रतीक चिन्ह है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और देखिए विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? इसको चालू खाता घाटा कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और भारत में सोना कहाँ मिलता है? कोलार, कर्नाटक में। कोलार की खान कर्नाटक में पाया जाता है। द्वितीयक संचयन युक्ति, दोस्तों द्वितीयक संचयन युक्ति ये बैकअप या सहायक संचयन भी कहा जाता है। भारत में रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों भारत में रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। और पंचवर्षीय योजनाएं, अब तो इनका मामला खत्म हो गया है क्योंकि योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती थी, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है।
1 जनवरी 2015 से दोस्तों एक नया संगठन नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन कर दिया गया है योजना आयोग के स्थान पे। लेकिन ये प्रश्न देखिए कभी पूछ सकता है कि पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया जाता था, तो ये भारत के योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता था। पहली पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि 1951 से 1956 थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 था, लेकिन ये योजना आयोग के तत्वाधान में ये योजना पूरी नहीं हो पाई क्योंकि 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। 2007 से 2012 दोस्तों ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की कालावधि थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ये 1956 से 1961 नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में जहां कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था फर्स्ट में, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल 1961 से 1966 रहा था। इसमें आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर बल दिया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर बल दिया गया था। और दोस्तों योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे ये 1966 से 1969 के काल को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे की संज्ञा दी जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। पंचवर्षीय योजनाओं में पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसका समयकाल 1974 से 1979 था दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्रदान करना था, प्राप्त करना था। तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 1978 से 1979 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य करने का लक्ष्य रखा गया। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है समय से 1 वर्ष पूर्व यानी 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो थीम है वो पूछता है बार बार, 2012 से 2017 के लिए संचालित की गई थी। हालांकि ये योजना पूरी नहीं की जा सकी क्योंकि इसके पहले ही योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का मूल थीम पूछता है ये है तीव्रधारी और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं, तो ये है जीडीपी दर 8% और कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4%। दोस्तों भारत में एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया है। कब से, तो भारत में वस्तु और सेवा कर को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जीएसटी क्या है, वस्तु और सेवा कर निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला एकल कर है। और जीएसटी दोस्तों ये प्रत्येक चरण पर केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। जीएसटी के 2 घटक हैं, केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। लेकिन एक आईजीएसटी भी है दोस्तों, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी इसमें केंद्र राज्यों को हिस्सा देता है। कंपोजिशन योजना क्या है दोस्तों, कंपोजिशन या समाधान योजना के अंतर्गत व्यापारियों के लिए 1% और रेस्तरां व्यवसाय के लिए 5% के एक मुश्त कर का प्रावधान किया गया है। दोस्तों भारत में अगर फसलों की बात की जाए तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के फसलों की बुआई की जाती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी दोस्तों, रबी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि रबी फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। और रबी की प्रमुख फसलें कौन सी है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, अलसी, आलू। ये सभी गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सब दोस्तों रबी की प्रमुख फसलें हैं।
खरीफ की फसलें कौन सी हैं दोस्तों? खरीफ फसलें उनकी बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से देखिए प्रमुख फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल और मूंगफली ये खरीफ की फसलों के अंतर्गत शामिल हैं। जायद की फसलें दोस्तों, जायद फसलें मार्च और जुलाई के बीच में 3 महीने के जो है ग्रीष्मकालीन फसल इनको कहा जाता है। इसकी प्रमुख फसलें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार के सब्जियों की खेती जो है जायद फसलों के अंतर्गत की जाती है। एक प्रश्न पूछता है बीमारियों पर, तो रस्ट जो है गेहूं फसल का रोग है। और नकदी फसल या कैश क्रॉप किन्हें कहा जाता है? दोस्तों कैश क्रॉप के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन ये सभी कैश क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। तो याद कर लीजिए कैश क्रॉप में गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि शामिल हैं, यानी इनकी बिक्री से सीधे कैश जो है लिया जा सकता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी है। कपास को महाराष्ट्र में सफ़ेद सोना या व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कर्नाटक राज्य जो हमारा है आप जानते हैं रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्नाटक जो है वो शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। देखिए केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है, केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। दोस्तों केंद्रीय रेशम बोर्ड इसका मुख्यालय भी कर्नाटक में स्थित है। चाय उत्पादन में दोस्तों भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर और उपयोग के संदर्भ में पहले स्थान पर आता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? तो ये है केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है और यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 90% भाग उत्पादित किया जाता है। भारत में आपने पढ़ा है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और सामान्य रूप से हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग, NE बोरलॉग को दोस्तों हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत के संदर्भ में जो है भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन रिवोल्यूशन जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था? हिंट आपको दे दें कि नॉर्मन ई बोरलॉग और MS स्वामीनाथन इन दोनों में से किसी ने भी पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति शब्द का प्रयोग नहीं किया था। आपके लिए ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिला? तो ये गेहूं की फसल को मिला। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, जबकि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन चीन में, उसके बाद इंडोनेशिया में होता है। तो दोस्तों मछली उत्पादन में सर्वाधिक मछली उत्पादक जो है ये चीन पहले स्थान पर है, इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर और भारत मछली उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1872 में शुरू की गई थी। और इस समय कौन गवर्नर जनरल था आपको बताना है जब भारत में 1872 में जनगणना शुरू हुई थी। और दशकीय जनगणना जो रेगुलर शुरू हुई कहाँ से और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। दोस्तों कुल जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में चीन का पहला और भारत का दूसरा स्थान है। और भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो ये 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से मापी जाती है। दोस्तों मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। तो ये थे आज के प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के अर्थव्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।